नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल थिंक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो दक्षिण अफ्रीका वन्यजीव सफारी जैसे क्रूगर नेशनल पार्क, प्राकृतिक सौंदर्य, विविधतापूर्ण इंद्रधनुषी राष्ट्र संस्कृति, सोने और हीरे के खनन के इतिहास और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश अपनी विविध स्थलाकृति, महान प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी ने 1994 में रंगभेद, अफ्रीकी अलगाव या नस्लीय अलगाव के कानूनी अंत के बाद से देश को यात्रियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। दक्षिण अफ्रीका का इतिहास बहुत पुराना है, जो लाखों साल पहले मानव विकास से शुरू होता है। बाद में खोई और सान लोगों के साथ साथ बंतू भाषी लोग यहाँ आकर बसे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे विक्टोरिया जलप्रपात, जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो चौथी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी प्रणाली विशाल झाम्बेजी नदी में स्थित है। जिम्बाब्वे का राजसी विक्टोरिया जलप्रपात दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1700 मीटर की चौड़ाई और 108 मीटर की ऊंचाई के साथ। हालांकि ये लुभावने झरने न तो दुनिया में सबसे चौड़े हैं और न ही सबसे ऊंचे, फिर भी जब नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो ये पानी की सबसे बड़ी चादर बनाते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में झाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है, जिसे स्थानीय लोग मोसी ओआ तुन्या कहते हैं, जिसका अर्थ है गरजता धुआं। मुख्य बिंदु स्थान जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर। स्थानीय नाम मोसी ओ तुन्या, जिसका अर्थ है गरजता धुआं। हजारों सालों तक ये झरने अफ्रीका के बाहर किसी की नजरों से ओझल रहे। इस प्रसिद्ध झरने को देखने वाले पहले यूरोपीय डेविड लिविंगस्टोन थे, जिन्होंने निष्ठापूर्वक इसका नाम अपनी महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था। हालांकि स्थानीय लोग इसे मोसी ओआ तुन्या कहते हैं, जिसका अर्थ है गड़गड़ाता धुआं, जो झरने की तेज आवाज और उसके ऊपर उठते घने कोहरे को दर्शाता है। झरने के आसपास मानव निवास के संकेत 30 लाख साल पहले पाषाण युग के दौरान के हैं। आगे चलकर सदियों से खोइसान लोगों और उनके वंशजों के प्रमाण मिलते हैं। खोइसान को अंततः बटोका जनजाति ने विस्थापित कर दिया, जो आज भी इस क्षेत्र में रहते हैं, और उनके साथ माताबेले, लॉजी और माकोलोलो जैसी अन्य जनजातियां भी शामिल हो गईं। 1855 में माकोलोलो ने ही इस झरने को मिशनरी और खोजकर्ता पत्थर से परिचित कराया, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को इसकी महिमा के बारे में बताया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, इंग्लैंड में देखी गई किसी भी चीज से इस दृश्य की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं कर सकता। यूरोपीय लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इतने मनमोहक दृश्यों को उड़ान भरते हुए स्वर्गदूतों ने अवश्य देखा होगा। लिविंगस्टोन ने पहली बार इस झरने को एक ऐसे द्वीप से देखा था जिसका नाम अब उनके नाम पर है और जहां आज भी जाया जा सकता है। वे चीफ सेकेलेतु के संरक्षण में एक डोंगी से द्वीप पर पहुंचे। जब दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत प्रवासियों ने इस अद्भुत नज़ारे के बारे में सुना तो वे घोड़े, बैलगाड़ी और यहाँ तक कि पैदल भी इस क्षेत्र की यात्रा करने लगे। हालांकि ओल्ड ड्रिफ्ट नाम से एक बस्ती बस गई, लेकिन जल्द ही मलेरिया ने इस क्षेत्र को त्रस्त कर दिया और एक बेहतर जगह पर एक नया शहर बसाना पड़ा, जो अब जाम्बिया में लिविंगस्टोन शहर है। 1901 में लोग विक्टोरिया फॉल्स शहर में बसने लगे। इस शहर की शुरुआत जल विद्युत ऊर्जा के लिए एक रुचि के क्षेत्र और उत्तर की समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह मुख्य रूप से एक पर्यटन केंद्र है, जहां लोग झरने और राष्ट्रीय उद्यान की खोज करते हैं। 1905 में विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन के अवसर काफी बढ़ गए। सेसिल जॉन रोड्स ने अपने केप टू काहिरा विजन के तहत इस पुल का निर्माण करवाया था। इस पुल का निर्माण इस खास निर्देश के साथ किया गया था कि यह ऐसी जगह पर हो जहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर धुंध की बौछार हो, ताकि यात्रियों की यात्रा में एक रोमांचक अनुभव आए। दुर्भाग्य से इसके पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया
और साथ ही इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने के उनके सपने भी। इस पुल और रेलमार्ग ने उत्तर में बेल्जियम कांगो से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक के यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान की। अब यह पुल उन एड्रेनालाइन प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो बंजी जंपिंग या ब्रिज स्विंग का आनंद लेते हैं। इतिहास और या इंजीनियरिंग के शौकीनों के लिए 1900 के दशक के शुरुआती दौर के इंजीनियर जैसे कपड़े पहने एक गाइड के साथ पुल का भ्रमण करना भी संभव है। आप एक सुरक्षा हार्नेस पहने हुए निचले कैटवॉक पर संरचनात्मक बारीकियों को समझने के लिए चल सकते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस झरने की यात्रा कई साहसी खोजकर्ताओं की यात्रा सूची में शामिल थी। 1960 के दशक में दक्षिणी रोडेशिया, अब जिम्बाब्वे में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जाम्बिया, पहले उत्तरी रोडेशिया, के बीच सीमा चौकियां बंद कर दी गईं और इस क्षेत्र की यात्रा प्रभावित हुई। हालांकि 1980 के दशक में जिम्बाब्वे में राजनीतिक अशांति शांत होने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के माध्यम से यहां पहुंच आसान होने के बाद इसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। 1989 में इस शानदार झरने को इसके आकार और सुंदरता के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। 1990 के दशक में यह रोमांच चाहने वालों के बीच लोकप्रिय हो गया, जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियों की भरमार से आकर्षित हुए। अब यह अफ्रीका के दर्शनीय पर्यटन आकर्षणों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक विभिन्न कारणों से आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गरजते धुएं के अनूठे आश्चर्य का अनुभव करने के लिए आते रहते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।